हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 साइंस का 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Do you recall the process of digestion, circulation, and respiration, which you have studied in your previous classes? These processes are essential for the survival of every individual. You have also learned about the process of reproduction in plants. Reproduction is essential for the continuation of a species. Imagine what would have happened if organisms had not reproduced. You will realize that reproduction is very important as it ensured the continuation of us of similar kinds of individuals. जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि आप लोग जानते होंगे जो प्रोसेस है डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन का, ये सारे प्रोसेस हम लोग जानते हैं। ये हम लोगों को याद है, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा है, क्लास 7 में। ये सारे जो प्रोसेस हैं ये हर एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। और आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है ये हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ रखा है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही एसेंशियल है ताकि फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पेशीज, यानी एक स्पेशीज का दोबारा जन्म होना, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। और एक बार इमेजिन करिए कि अगर जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं करा तो क्या होगा। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और फिर हम लोगों को रियलाइज होता है कि जो रिप्रोडक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि ये हमें एंश्योर कर सके, ताकि हम लोग एंश्योर कर सके किसके जो कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक काइंड के इंडिविजुअल्स को हम लोग बार बार जन्म दे सके। और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी ये हमारी पीढ़ियाँ करती आई हैं और हम लोग कर रहे हैं और हमारे आगे वाले बच्चे भी यही सब करते रहेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर previous class about reproduction in plants. In this chapter we shall learn how reproduction take place in animals. तो क्या हुआ कि हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है अपनी पिछली क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम लोग थोड़ा स्टोरी पार्ट और चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? Try to name some of the young ones by completing table 6.1 shown in example at सीरियल नंबर 1 and 5। तो क्या होता है कि हम लोगों ने बहुत ही सारे डिफरेंट एनिमल्स के इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी भी बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स के यंग वंस को देखा है। यंग वंस मतलब कि उनके बच्चों को देखा है। आपको ये जो टेबल है 6.1 ये वाली, इसमें क्या है कि इसमें जितने भी ये सारे नेम है एनिमल, इनमें आपको इनके जो यंग वन यानी इनके जो बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं, वो यहाँ पर लिखने हैं। You must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? Do you think that these young ones looked at the same before they were born as they do now?
लेट अस फाइंड आउट। तो क्या होता है कि हम लोगों ने ये देखा होगा कि जो यंग वंस होते हैं बहुत सारे, वो क्या वो वेरियस एनिमल्स के क्या वो क्या जन्म लेते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो चिक्स और कैटरपिलर है वो कैसे पैदा होते हैं, और जो किटन्स हैं और जो पपीज़ हैं वो कैसे पैदा होते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो यंग वंस हैं उनको देख कर आपको वैसा लगता है जैसे वो पहले, मतलब कि बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ सेम, यानी कि जो यंग वंस होते हैं वो पहले वैसे दिख रहे होते हैं जैसे कि अब, यानी कि जैसे कि एक एनिमल है, जैसे एक डॉग है, उस डॉग ने क्या पपीज दिए, तो जिस डॉग ने पपीज दिए तो उसके बच्चे उसी की तरह दिख रहे थे। जब वो पपी छोटी थी तो बिल्कुल उसी की तरह क्या सेम दिख रहे थे। तो अब हम लोग क्या ये फाइंड आउट करते हैं कि उसी की तरह दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी। जस्ट एज इन प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस दीज आर। तो जैसे कि प्लांट्स में हम लोगों ने देखा था, उसी तरीके से एनिमल्स में भी दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। वो पहला मोड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Try to recall reproduction in plants which you studied in class 7th. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. Can you name these parts? If animals also males and females have different reproductive part or organs like plants. The reproductive part of animals also produce gametes that fuse to form a zygote. It is the zygote which develops into a new individual. This type of reproduction, beginning from the fusion of male and female gamete, is called sexual reproduction. Let us find out the reproductive parts in humans and study the process of रिप्रोडक्शन इन देम। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि हम लोगों को याद करना है, रिकॉल करना है जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैं, जो कि हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था। उसमें आप लोगों को याद होगा कि जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअली में क्या होता है कि मेल और फीमेल के क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों के क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। क्या आप उन सारे पार्ट्स का नाम उनको लेबल कर पाएंगे? क्या इन एनिमल्स में जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं उनमें भी क्या डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन होते हैं, जैसे कि प्लांट्स। तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या just like plants, the reproductive parts in animal also produce gametes that fuse to form a zygote। जैसे कि प्लांट और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एनिमल में वो भी गैमीट को क्या प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो क्या जाइगोट फॉर्म करता है। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। This type of reproduction, beginning from the fusion of male and female gametes, is called sexual reproduction। तो क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर क्या डेवलप करता है। और ये जो टाइप होता है रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे शुरुआत में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, इसे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक बार फिर समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिस रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होता है। जिस प्रोसेस में मेल और फीमेल के गैमेट का फ्यूजन होता है उसे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। Let us find out the reproductive parts in humans and study the process of reproduction in animals। तो अभी हम लोग क्या ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखेंगे और उनके बारे में क्या पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इससे हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। The male reproductive organs include a pair of testes, singular testes, two sperm ducts, and a penis. The testes produce the male gamete called sperm.
Millions of sperms are produced by the testes. Look at figure 6.2, which shows the picture of a sperm. Though sperms are very small in size, each has a head, a middle piece, and a tail. Does it appear to be a single cell? Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components. तो क्या होता है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें इंक्लूड होता है पेयर ऑफ टेस्टिस का और टू स्पर्म डक्ट और एक पेनिस का। तो जो टेस्टिस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट को, जिन्हें क्या स्पर्म कहते हैं। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं स्पर्म यानी कि जो टेस्टिस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट को, जिन्हें हम लोग क्या स्पर्म कहते हैं। और जो मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं वो क्या प्रोड्यूस होते हैं बाय द टेस्टिस, यानी जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे मिलियंस ऑफ स्पर्म को क्या प्रोड्यूस करते हैं। ये जो फिगर 6.2 है ये क्या स्पर्म का क्या एक डायग्राम है, जिसमें क्या स्पर्म शो करा जा रहा है। और इसमें जो स्पर्म होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, और सब में सारे स्पर्म में क्या एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होता है। क्या ये आप सभी को सिंगल सेल नज़र आ रहे हैं कि डबल सेल नज़र आ रहे हैं? ये और वास्तव में जितने भी स्पर्म होते हैं ईच स्पर्म यानी कि प्रत्येक स्पर्म वो सब क्या सिंगल सेल होते हैं, और वो उसमें भी क्या यूजुअल सेल कंपोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा 6.2 का जो फिगर है ह्यूमन स्पर्म, यही है हमारा क्या स्पर्म जो कि टेस्टिस रिलीज करते हैं, जो कि जिसे क्या मेल गैमेट और स्पर्म भी कहते हैं। तो इसका जो रेड वाला पार्ट देख पा रहे हैं वो होता है हेड, और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो होता है मिडिल पीस, और ये जो इसकी पूंछ जैसी दिख रही तो इसे पूंछ ही कहते हैं, इसको क्या इंग्लिश में टेल। तो ये क्या टेल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इससे भी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर of ovaries, oviducts, fallopian tube, and the uterus. The ovary produces female gamete called ova eggs. Figure 6.4. In human beings, a single mature egg is released into the oviduct by one of the ovaries. Every month, uterus is the part where development of the baby takes place. Like the sperm, an egg is also a single cell. तो क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो भी क्या पेयर्स में होता है। जैसे वो उनमें भी क्या एक पेयर होता है किसका, पेयर्स ऑफ ओवरीज। और जो ओविडक्ट जिसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यानी कि जो ओविडक्ट होता है उसका दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ द ओविडक्ट, तो उसका आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब। तो जो ओविडक्ट होता है फेलोपियन ट्यूब और जो यूटेरस होता है ये क्या इसके पार्ट होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ा था, इसके तो जो पार्ट्स होते हैं मतलब कि इनमें जो ऑर्गन इंक्लूड होते हैं वो था पेयर ऑफ टेस्टिस का, टू स्पर्म डक्ट्स और एक पेनिस का। वैसे ही जो फीमेल का होता है उसमें क्या उसमें पेयर होता है दो ओवरीज का, ओविडक्ट जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूटेरस का। तो जो ओवरी होती है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स को, जिसे जिसे हम लोग ओवा या एग भी कहते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या सिंगल मैच्योर एग को क्या रिलीज करते हैं, और जो ओविडक्ट है वो 1 by 1 ओवरीज एवरी मंथ, यानी कि a single mature egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month। यानी कि जो सिंगल मैच्योर एग होता है वो रिलीज होता है कहाँ पे, ओविडक्ट में, और वो क्या वो ओवरीज में हर महीने क्या रिलीज होता है। यूटेरस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। तो ये जो यूटेरस होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर जो बेबी होता है वो क्या वो मतलब कि उसकी ग्रोथ होती है, और वो जो स्पर्म होता है उसी के साथ जो एग होता है वो भी क्या सिंगल सेल है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि बेबी पेट में होता है, बेबी पेट में नहीं, बेबी यूटेरस में होता है। पेट में खाना होता है,
तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। एक बार जो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जितने भी वो डायग्राम होते हैं उसे अब हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो फिगर्स ओवा एक्स 6.4 है, ये क्या ह्यूमन ओवम दिखा रहा है। इसे हम लोग क्या ओवा और एग भी कहते हैं। तो ये क्या फीमेल के जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओवरी, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या न्यूक्लियस है। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड अ ओवम। व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusions of the egg and the sperm is called fertilization. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. This results in the formation of fertilized egg or zygote. Did did you know that zygote? Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? तो क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन का, वो होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम। यानी कि जो फर्स्ट प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वो होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवम का। ओवम और स्पर्म का जो ओवा और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है वही क्या फर्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइज ऑफ रिप्रोडक्शन का। व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। यानी कि जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज करने लगता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इसी के जैसे जो फ्यूजन्स होते हैं जो कि एग और स्पर्म के साथ होते हैं उसे क्या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं। तो जो स्पर्म होता है जब वो एग के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या फ्यूज करने लगता है। तो ऐसे फ्यूजन जो कि एग और स्पर्म और एग आपस में कांटेक्ट में आकर के फ्यूज होने लगे तो इन्हें हम लोग क्या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन, इसमें जो न्यूक्ली होता है और जो स्पर्म होता है वो एग को फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस को क्या फॉर्म करने लगते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग और जाइगोट। इसकी वजह से क्या होता है एक फर्टिलाइज एग या जाइगोट की क्या फॉर्मेशन होती है। क्या आप जानते हैं कि जो जाइगोट है वो जाइगोट ही एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। इसे हम लोग क्या ये मतलब कि जाइगोट का हम लोग कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि किसी नए इंडिविजुअल की क्या शुरुआत हो रही है कहाँ से, जाइगोट से। तो यहाँ पे जो 6.5 फिगर दिया गया है वो है फर्टिलाइजेशन का। तो इसमें क्या होता है जैसे कि बताया कि स्पर्म एग के साथ फ्यूज करने लगता है और फ्यूज करने के बाद क्या बनता है जाइगोट बनता है। फ्यूज करने के बाद एक तो वो बनता है फर्टिलाइज एग और उसी फर्टिलाइज एग को भी हम लोग क्या जाइगोट भी कहते हैं। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. Look at your brother or sister. See if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or your father. Fertilization, which takes place inside the female body, is called internal fertilization. Internal fertilization occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens। तो क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है उसे मीटिंग ऑफ एग कहते हैं, जिसमें जो सेल होता है एग सेल वो मीटिंग ऑफ एन मतलब कि जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का वो क्या मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो एग सेल होता है
मदर का और जो स्पर्म सेल होता है फादर का वो फ्यूज़ करता है। तो इसमें जो नया इंडिविजुअल होता है वो इनहेरिट करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फादर की आती है। तो जैसे कहते हैं कि इसकी मतलब कि इसकी आंखें इसके फादर पे गई हैं, इसकी नाक इसकी मदर पे गई, तो वो ऐसे ही आती हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ़ यू रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम फ्रॉम द दूज ऑफ योर मदर और योर फादर। तो कह रहे हैं कि आप लोग अपनी सिस्टर या ब्रदर को देखें तो उसमें कि आपके फादर या आपकी मदर के कुछ अंश या उनकी जैसे कि आपके फादर कुछ करते हो तो वैसा ही काम उसी तरीके से आपका भाई या आपकी बहन भी वैसे ही करे, तो वो इसी तरीके से आती है। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउ, डॉग एंड हैंस। तो जो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन खाली वो फीमेल्स में नहीं होता, और भी बहुत सारी एनिमल्स में होता है जैसे कि काउज, डॉग्स, ह्यूमंस और हैंस, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। यानी कि आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो उनकी बॉडी के बाहर होता है। अब कैसे, मतलब कि जैसे कोई वुमेन है तो अगर जब उसका कोई बेबी होगा तो वो उसके पेट में होगा, यानी कि उसके बॉडी के अंदर, यानी कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन ऐसा कुछ एनिमल्स ऐसा भी करते हैं कि उनका जो बेबी है वो उनके बॉडी के अंदर नहीं, वो बाहर, मतलब कि कैसे, मतलब कि उनका जो बेबी है वो उनके बॉडी के अंदर नहीं, वो उनके बॉडी के बाहर ग्रो करता है। तो वो सब है वो अभी हम लोग पता लगाते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays hundred of eggs. Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by the shell, and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the egg. तो क्या होता है कि जब स्प्रिंग और रेनी सीजन आता है तो बहुत सारे फ्रॉग्स और टोड्स ऐसे पॉन्ड्स में और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम में जाने लगते हैं। और जब मेल और फीमेल कम आते हैं तो वाटर में, तो जो फीमेल्स होते हैं वो हंड्रेड ऑफ एग्स को ले करती हैं। और उन्हीं तरह जो हैंस के जो अंडे होते हैं और मेंढक के जो अंडे होते हैं वो किसी भी शेल के तरह से कवर्ड नहीं होते, और वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। तो जो एक लेयर होती है जली वो एग्स को होल्ड रखती है, जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एज द एग्स आर लेड द फीमेल डिपॉजिट्स स्पर्म ओवर देम। Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperms come in contact with the eggs. This results in fertilization. This type of fertilization in which the fusion of a male and a female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. तो क्या होता है कि जैसे एग्स मतलब कि जब बारिश होती है तो उसके बाद जो फीमेल्स होते हैं वो पानी में वाटर में बहुत सारे अंडे दे देती हैं।
एग फ्रॉग्स, और उसके बाद जो फीमेल्स होती हैं, मतलब कि जो मेल्स होते हैं, वो उनमें क्या स्पर्म डिपॉजिट कर देते हैं, और फिर सारे जो स्पर्म होते हैं ऐसे पानी में टहलने लगते, मतलब कि बहने लगते हैं, और किसी भी रैंडमली कोई सा भी एग आया उसके ऊपर आ गए, और वो किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि उनकी क्या लॉन्ग टेल होती है, वो अभी हम लोगों ने ऊपर डायग्राम में समझा था। उसके बाद वो उनमें कांटेक्ट आके उनमें फर्टिलाइज होते हैं, और उनके बाद क्या उनका बेबी बन जाता है। तो इससे क्या हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें जो बेबी होता है वो बॉडी के बाहर ग्रो कर रहा होता है, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एक्वेटिक एनिमल्स मतलब कि जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश, स्टार फिश वगैरह वगैरह। तो एक्सटर्नल स्टाफिश। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cell. The cell then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed an embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops body parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. The stage of embryo is in which all the body parts can be identified is called fetus. When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. तो क्या आता है फ्रेंड्स, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या रिजल्ट देता है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक फॉर्मेशन होता है किसका, फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है जिसमें क्या फॉर्मेशन ऑफ जायगोट जो कि डेवलप होके क्या एक एम्ब्रियो बन जाता है, और जो जायगोट होता है वो क्या डिवाइड हो जाता है रिपीटेडली, और वो क्या बॉल ऑफ सेल को क्या राइज करता है। तो जो सेल होती है वो क्या वो ग्रुप्स में क्या डेवलप होने लगती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स के जो बॉडी उनको क्या ग्रो करने लगती हैं। तो जो डेवलपिंग ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसे क्या एम्ब्रियो कहते हैं। यानी कि जैसे ग्रोथ मतलब कि बेबी बन गया, अब उसका जो स्ट्रक्चर है उसके हैंड्स, हेड, मतलब ये सब बनने के लिए जो स्टेज आता है उस स्टेज को हम लोग क्या एम्ब्रियो कहते हैं। तो जो एम्ब्रियो होता है वो क्या एबेंडेड इन द वॉल्स ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो क्या कवर रहता है जब डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो जो एम्ब्रियो होता है वो क्या कंटिन्यू डेवलप होता रहता है, कहाँ पे, यूटेरस में। इट्स ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स। यानी कि एम्ब्रियो क्या बॉडी के पार्ट्स डेवलप करता है, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आईज और ईयर्स। और जो स्टेज होता है एम्ब्रियो का, इनमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं किससे, फिटस से। यानी कि the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus। यानी कि जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की जिसमें सारे पार्ट्स क्या किस नाम से जाने जाते हैं फिटस के नाम से। फिटस के नाम से। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। यानी कि जैसे एम्ब्रियो और फिटस का काम मतलब हो जाता है, यानी कि फिटस मतलब कि जब बेबी ग्रो कर रहा होता है तो मदर के पेट में बच्चे के हाथ, पैर, आँख, नाक जब बनने लगती हैं तो उसे क्या जब उसका सारा काम हो जाता है, यानी हाथ, सर, ये सब बन जाता है, तो उसके बाद क्या जो मदर होती है वो क्या बच्चे को जन्म दे देती हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन hens also, but do hens give birth to babies like humans, beings and cows? You know that they do not. Then how are chicks born?
Let us find out. Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. तो क्या होता है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो हैंड्स के अंदर भी होता है। और जो हैंड्स बर्थ कर देती हैं अपने चिक्स को, अपने बेबीज को, वो ह्यूमंस और ह्यूमन बीइंग्स और काऊ की तरह देती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे या नहीं भी, तो जो चिक्स होते हैं वो कैसे बॉर्न होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं। तो इससे हम लोग पता करते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है रिपीटेडली और ट्रैवल होता रहता है कहाँ पे, ओविडक्ट में। तो जैसे वो ट्रैवल होता रहता है तो मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं उसके अगल बगल फॉर्म हो जाते हैं और एक हार्ड शेल उसको दे देती हैं, जो कि हमें हैंड्स के एग्स में देखा जाता है। तो वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि जो एग होता है मुर्गी का, उसमें जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है वाइट कलर की, जिसे हम लोग फोड़ के खाते हैं। तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वो मुर्गी के पेट के अंदर ही बनी हुई होती है, वो उसमें आती नहीं। अगर उस मुर्गी के पेट में जो ग्रो कर रहा होता है वो उसके अंदर होता है, जो कि येलो येलो कलर का उसके अंदर होता है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know that development of the chicks takes place inside the egg shell during this period? After the chick is completely developed, it bursts open the egg shell. In animals which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. The embryo continue to grow within their egg coverings. After the embryo develops, the eggs hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. So क्या होता है, आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैन फाइनली लेज द एग। तो क्या होता है, जैसे मुर्गी के अंडे में जो हार्ड लेयर होती है वो फॉर्म हो जाती है, तो उसके बाद जो मुर्गी होती है वो अपने चिक को, यानी अपने अंडे को अंडा दे देती है। और जो एम्ब्रियो होता है उसको 3 हफ्ते तक लग जाते हैं उस चिक को डेवलप करने में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो, जब मुर्गी अंडा दे देती है उसके बाद 3 हफ्ते लग जाते हैं उस अंडे के अंदर से उस मुर्गी के बच्चे को बाहर आने में। क्यों? क्योंकि 3 हफ्ते तक लग जाते हैं उस एम्ब्रियो को उसको डेवलप करने में। और आप लोगों ने देखा होगा एग को सफिशिएंट वार्मथ, यानी कि आपने मुर्गी को देखा होगा कि जब वो अंडे देती है तो वो साथ में अपने अंडे को वार्म पहुंचाती रहती है, गर्म करती रहती है। क्यों? क्योंकि इसी से उसका जो मुर्गी है, मतलब कि उससे उसको ग्रोथ मिलती है, साथ में एम्ब्रियो को, और उसको गर्म रखने में उसको ग्रोथ मिलती है, एग को थोड़ा मजबूत होता है। और आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग शेल, यानी कि जब जो चिकन होता है, जो मुर्गी का बच्चा होता है, जब वो बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो खुद ही उसके मतलब कि जैसे वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो खुद ही उस आउटर शेल को तोड़ करके वो खुद ही बाहर आ जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो अभी हम लोगों ने फीमेल्स में पढ़ा था, ह्यूमंस में तो जो एम्ब्रियो होता है वो बॉडी के अंदर ही काम करता है। और जो एनिमल्स अंडा देते हैं तो उनमें अंडा देने के बाद जब अंडा बाहर आ जाता है तब वो एम्ब्रियो काम करना शुरू करता है। तो
अभी हम लोगों ने क्या ये समझ लिया। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, एग्स को तोड़ करके जो बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और ऐसे क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विवी पैरोस एंड ओवी पैरोस एनिमल्स। तो इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।